डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित। कहा, आयोजन का उद्देश्य यूपी में जापानी निवेश को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की चंपत राय को क्लीन चिट पर सियासत तेज। सपा के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने यूपी सरकार पर बोला हमला। कहा, सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर हुई इस अनियमितता में जिम्मेदार लोग बचेंगे नहीं। समय आने पर उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लखनऊ में सावन के तीसरे बुधवार को कांवड़ियों का प्रदर्शन। बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे कांवड़ियों ने शिवलिंग पर चढ़ी चांदी हटाकर मूल शिवलिंग के दर्शन की मांग की। मूल शिवलिंग के दर्शन के बाद ही जलाभिषेक की मांग पर अड़े कांवड़िए प्रदर्शन के चलते सड़क पर लगा जाम। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आने वाली किताब बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव 10 नवंबर 2026 को रिलीज होगी। इस किताब में उनके निजी जिंदगी से जुड़ी बातों को शामिल किया गया है। सोनिया गांधी की किताब 544 पेज की है, जिसमें उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली, भारत आने की स्टोरी और उनके लंबे पॉलिटिकल जर्नी पर बेस्ड है। इस किताब में कई ऐसी दिलचस्प बातें और खुलासे हैं जो देश के भविष्य के साथ भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए आज हम यूपीए चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी की इस किताब पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव में जो अध्याय और विषय सबसे अधिक राजनीतिक विवाद, बहस और उत्सुकता का केंद्र बने हुए हैं, वे सीधे तौर पर भारत की समकालीन राजनीतिक इतिहास के सबसे संवेदनशील मोड़ों से जुड़े हैं। 2004 में यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद ठुकराने को कांग्रेस अंतरात्मा की आवाज और ऐतिहासिक त्याग कहती है। वहीं विपक्षी दल, विशेषकर बीजेपी और कई विश्लेषकों का दावा है कि विदेशी मूल का मुद्दा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ कानूनी संवैधानिक चर्चाएं और परिवार के भीतर की सुरक्षा चिंताएं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थे। पुस्तक में इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे की वास्तविक बातचीत और बंद कमरों के बैठकों का ब्यौरा सामने आने पर पक्ष और विपक्ष के बीच नए सिरे से तीखी राजनीतिक संग्राम छिड़नी तय मानी जा रही है। यूपीए 1, यूपीए 2 यानी 2004 से 2014 के 10 सालों के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी एनएसी पर गंभीर आरोप लगे। पीएम मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी यह दावा किया गया। सोनिया गांधी पर समानांतर कैबिनेट और पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के बिना शक्ति का प्रयोग करने का गंभीर आरोप लगा। यह पूर्ववर्ती यूपीए सरकार की साख पर बहस का सबसे बड़ा कारण बनेगा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और गांधी परिवार के संबंध भारतीय राजनीति के सबसे कटु अध्यायों में से एक रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस जो 1992 को हुआ, राजीव गांधी हत्याकांड की जांच में कथित ढिलाई और बाद में 2004 में राव के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालयों में नहीं रखे जाने जैसे गंभीर आरोप सोनिया गांधी पर लगते रहे। 1998 में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सीताराम केसरी को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा मंच से ढकेल कर पद से हटाकर सोनिया गांधी को कमान सौंपी गई थी। केसरी और उनके समर्थकों ने इसे दरबारी तख्तापलट और असंवैधानिक निष्कासन करार दिया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इस किताब के रिलीज होते ही बवंडर का रूप ले लेंगे। 1999 के चुनाव से पहले शरद पवार, पीए संगमा, तारिक
अनवर ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे को मुद्दा बनाकर बगावत की और एनसीपी का गठन किया। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम, कोयला आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटालों के आरोपों ने 2014 में यूपीए सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस किताब के आने के बाद इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी ने अपने पूरे जीवन में बेहद संयमित और कम बोलने वाली छवि बना रखी है। यह आत्मकथा उनके कई ऐसे अनकहे व्यक्तिगत विचारों और फैसलों के पीछे की प्रेरणा को पहली बार सीधे पाठकों के सामने लाएगी। यह पुस्तक केवल एक राजनीतिक नेता की जीवनी नहीं, बल्कि एक विदेशी पृष्ठभूमि से आकर भारत को अपनी आत्मा और कर्मभूमि बनाने की एक भावुक, मानवीय और ऐतिहासिक यात्रा है। पुस्तक की शुरुआत इटली के एक छोटे से कस्बे में उनके बचपन, कैम्ब्रिज में पढ़ाई और 1965 में राजीव गांधी के साथ पहली मुलाकात के किस्सों से होती है। 1968 में विवाह के बाद भारत आना, एक पारंपरिक और अत्यंत प्रभावशाली भारतीय राजनीतिक परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार में खुद को ढालना, हिंदी सीखना और भारतीय जीवन शैली और संस्कृति को पूरी तरह से अपनाना एक बड़ा फैसला था। कैसे उन्होंने किया, किताब में वर्णन किया। एक सास और बहू के रिश्ते से आगे बढ़कर इंदिरा गांधी के साथ बने गहरे आत्मीय और भावनात्मक जुड़ाव का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद का वह भयावह दिन, उस दौर का मानसिक आघात और उसके बाद अचानक परिवार पर टूटी राजनीतिक जिम्मेदारियों का आंखों देखा और महसूस किया हुआ ब्यौरा मौजूद रहेगा किताब में। 1991 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के फैसले पर उनकी शुरुआती हिचकिचाहट और चिंताओं के बारे में भी बात की गई है। 1991 में श्री पेरुम्बदूर यानी तमिलनाडु में राजीव गांधी की नृशंस हत्या, उसके बाद असहनीय अकेलापन और अपने दोनों बच्चों राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को उस भारी आघात के बीच पालने संभालने का आंतरिक संघर्ष के बारे में बताया गया। 1990 के दशक में कांग्रेस के गंभीर आंतरिक संकट के दौर में पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए 1997-98 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने का निर्णय महत्वपूर्ण मोड़ था। एक अनिच्छुक राजनेता से लेकर कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रूपांतरण का वर्णन है। 2004 के लोकसभा चुनाव में यूपीए की ऐतिहासिक जीत और सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर प्रधानमंत्री पद का त्याग के पीछे अंतरात्मा की आवाज करने की पीछे की वास्तविक पृष्ठभूमि और मनोस्थिति के बारे में बताया गया है। आखिर में अपने मूल देश इटली से हजारों मील दूर विदेशी मूल के मुद्दों पर विरोधी दलों द्वारा तीखे हमलों, आक्षेपों को सहते हुए भारत के आम जनमानस के साथ समन्वय स्थापित किए और गहरे आत्मिक जुड़ाव की व्याख्या भी की गई है। सोनिया गांधी ने अपने जीवन में बेहद संयमित और कम बोलने वाली छवि बना के रखी। यह आत्मकथा उनके ऐसे अनकहे व्यक्तिगत विचारों और निर्णयों के पीछे की प्रेरणा को पहली बार सीधे पाठकों के सामने लाती है। इसी पुस्तक के बहाने एक बार फिर इतिहास पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश चतुर्वेदी जी, एडवाइजर प्रसार भारती, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश चतुर्वेदी जी, 2004 में सोनिया गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पद नहीं लेने को कांग्रेस हमेशा से त्याग और अंतरात्मा की आवाज कहती रही है, जबकि बीजेपी इसे विदेशी मूल के विवाद और तत्कालीन संवैधानिक पेशों से जोड़ती है। एक राजनीतिक पत्रकार के रूप में राजनीति आपने लंबे समय तक की है, देश की राष्ट्रीय राजनीति। क्या मानते हैं कि यह किताब उस फैसले के पीछे की असली वजहों को खोल पाएगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और दर्शकों का स्वागत की जो इस चर्चा में शामिल हैं। भारत में इस एक प्रक्रिया का, इस प्रथा का जो है कि स्वागत होना चाहिए कि लोग राजनेता अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को लेकर के
और इस कड़ी में आप देखेंगे कि पहले आर वेंकटरमन जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने माई प्रेसिडेंशियल ईयर नाम से अपनी एक तरह से आत्मकथा लिखी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो एक बड़े अच्छे लेखक भी थे, द प्रेसिडेंशियल ईयर। और कुछ साल पहले नटवर सिंह ने वन लाइफ नॉट अनफ करके किताब लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी। और उन लोगों ने अपने दौर के फैसले, खुद लिए हुए फैसले, या उस दौर में जो राजनीतिक गहमा-गहमी थी, जो पर्दे के पीछे राजनीति चली थी, उन सब को लेकर के अपने अपने अनुभव और अपने विचार जाहिर किए थे। तो उन विचारों को लेकर के उन्होंने अपनी बातें रखी, और बात रखने के बाद आप जानते हैं कि उनको लेकर के बहुत राजनीतिक वितंडा हुआ। जहां तक आपका सवाल है कि प्रधानमंत्री न बन पाने के कारणों का उन्होंने उल्लेख किया है, 544 पृष्ठों की किताब है बिलोंगिंग या जर्नी विथ लव, तो उसमें वो जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कितना सच बोल पाती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि आपने अपनी भूमिका में बताया, कि मानती रही है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय राजनीति का एक बड़ा हिस्सा मानता रहा है कि जब वो उस दौरान जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर कलाम, उनसे मिलने गई थी और सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश किया था, तो उस समय उन्होंने जब दावा पेश किया तो उन्होंने मतलब डॉक्टर कलाम ने उन्हें समझाया था कि विदेशी मूल का होने के चलते उनका प्रधानमंत्री बन पाना आसान नहीं होगा। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, हालांकि ये बात सामने नहीं आई है कलाम की ओर से भी, कलाम ने भी न किसी को खुल करके बताया और न उनके साथ काम करने वाले लोगों ने कहीं कुछ लिखा है। कलाम ने भी नहीं बताया है, उनके साथ काम करने वाले लोगों ने भी कहीं नहीं लिखा पढ़ा बताया है कि उन्होंने ऐसा कहा था, मतलब कलाम साहब ने सोनिया गांधी को ऐसा कहा था। लेकिन एक मोटे तौर पर यही समझ बनी है। और आप उस दौर की घटनाओं की सिलसिलेवार तरीके से जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति भवन जाने के बाद ही उनका फैसला बदल चुका था। में भी इस सच्चाई को देखने की गुंजाइश बचती है। अब रही बात की किताब में उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है ये तो आने की बात है। और एक चीज और है कि पश्चिम में जब किताबें लॉन्च होती हैं, न्यूयॉर्क के अल्फ्रेड प्रकाशन ने इसको छापा है, तो किताबों को बेचने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक अख्तियार करते हैं। यही सवाल एक बड़ा सवाल है कि क्या एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा सोनिया गांधी को लेकर इस किताब में, या वास्तव में सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल, तो मुझे यही लगता है कि हमें किताब का तो इंतजार करना होगा। और मैं मानता हूँ, मेरा मानना है कि अगर उन्होंने उसमें अपने त्याग की बातें लिखी होंगी कि हमने क्यों छोड़ा, तो मुझे लगता है कि जो एक परसेप्शन बन चुका है इस देश में, वो उस परसेप्शन को तोड़ पाना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। उस पर सवाल उठेंगे। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं। यूपीए के 10 सालों के दौरान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल और 10 जनपद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोप लगे थे। संजय बारू जैसे लेखकों ने इसे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में दर्ज किया। इस संस्करण में मनमोहन सिंह के साथ उनके कामकाजी समीकरणों, सरकार के फैसलों में सीधे हस्तक्षेप पर जो पक्ष रखा जाएगा, क्या वह यूपीए के उस समानांतर सत्ता मॉडल को सही ठहरा पाएगा? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। देखिए डॉक्टर साहब, जहाँ तक सवाल इस बात का है सोनिया गांधी जी का, तो सोनिया गांधी जी के बारे में मुझे भी विचार व्यक्त कर रहे थे आपके प्रवक्ता जी। मैं उनको तो शायद नहीं पता होगा कि एस एम खान जो उनके प्रेस सचिव थे, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस वक्त के राष्ट्रपति के, तो मेरे अच्छे दोस्तों में थे, मॉर्निंग वॉकर भी थे हमारे साथ में, और इस्लामिक सेंटर में भी वो हमारे पदाधिकारी भी रहे जब तक हुई तब तक। तो उनसे कभी अक्सर बात हुआ करती थी। लेकिन एक बार हमने ऐसी बात की थी तो बात वो कहने लगे देखिए ऐसा है कि जब वो जीत कर आई थी अपना बहुमत देकर राष्ट्रपति भवन में, उस समय जब कांग्रेस ने अपना क्लेम किया उसमें, उस वक्त उनको कलाम साहब ने समझाया था, और ये समझाया था कि देखिए आप भारतीय मूल की नहीं है, आप विदेशी मूल की हैं। और इसके लिए आप देखिए कि इंडिया के अंदर वो कितना हो हल्ला मच रहा है अपोजिशन की तरफ से। यानी सुषमा स्वराज ने ये कहा था कि मैं अपना सर मुड़ा दूंगी और इनको मैं नहीं बनने दूंगी, ये उन्होंने शपथ खाई थी।
तो सब सवाल इस बात का है कि ये बात अब खोले नहीं खोले बुक में मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल 100% सही है कि एहसन खान ने हमसे बताया था कि किस कारण से सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। जो संजय बारू ने लिखा कि किताब के अंदर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही लिखा है कि उनके न बनने के कारण उनको चुना गया, और वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहती थी जो उनके जी हुजूरी करे, जिसके लिए मनमोहन सिंह बिल्कुल 100% सुरक्षित महसूस कर रहे थे और ये भी अपने को सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखिए उनकी सरकार मुसलमानों के बारे में अहमद पटेल चला रहे थे, वो जैसा एडवाइस करते थे वो होता था मुस्लिम सब्जेक्ट के लिए। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के लिए उन्होंने एक न एक अपना आदमी लगा रखा था। कौन थे ये लोग? ये लोग उस कोटरी के अंदर के मेंबर थे, किशन कोटरी के उनके मेंबर थे सोनिया गांधी के, इसलिए वो वहां पर हस्तक्षेप करते थे। बिना इनके हस्तक्षेप के कोई भी बात पूरी नहीं होती थी। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, आप बेहद अहम बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने जो फैसले ले रही थी वह उनके नहीं थे, बल्कि तथाकथित विशेषज्ञों के फैसले थे, जो राजनीति से निकले हुए माहिर खिलाड़ी थे। आप यही कह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब? हाँ, तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट पे उनके पास थे और हर तरह के लोग थे जो हर तरह से एडवाइस करते थे, जिसके लिए वो फंसती चली गई और फंसने के बाद इतने बड़े बड़े स्कैम हुए और वो सरकार जो है गिरी इनकी 14 में। और ये स्कैम इसीलिए ऊपर आए कि जो समझौते नहीं होने चाहिए थे, जैसे डी राजा वाला था उसमें भी स्कैम था। अब देखिए बहुत से ऐसे स्कैम थे जिसके लिए वो आंख बंद करके करना पड़ा। अब यही सवाल है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब कि क्या आने वाले समय में 10 नवंबर को जब ये किताब रिलीज होगी तो क्या सही में सच्चाई आएगी या नैरेटिव गढ़ा जाएगा? लेकिन इस किताब पर हमारी आने वाली किताब का जो उनकी आत्मकथा बताई जा रही है, उनके संस्मरण बताए जा रहे हैं। किताब का शीर्षक बिलोंगिंग या अपना मन सीधे तौर पर पहचान, स्वीकार्यता और देश के साथ भावनात्मक जुड़ाव को संबोधित करता है। 1999 में शरद पवार पीए संगमा की बगावत को लेकर आज तक जो विदेशी मूल का मुद्दा उठा, क्या सोनिया गांधी का यह संस्मरण भारतीय राजनीति में नागरिकता बनाम राष्ट्रीय स्वीकार्यता की उस दशकों पुरानी बहस को कोई अंतिम जवाब दे पाएगा? डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, देखिए सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने ये मुद्दे उठाए थे, चाहे वो शरद पवार ने उठाया हो, चाहे संगमा ने उठाया हो, चाहे अनवर तारिक साहब ने उठाया हो, ये आज देखिए सब उन्हीं के सपोर्टर हैं। और क्यों? क्योंकि हालात बदलते हैं और उसी तरीके से लोगों ने देखा कि 10 साल इस सत्ता में बनी रही, उसकी वजह से उन लोगों को मजबूरी में देखना पड़ा इनका फेस। और मैं समझता हूँ बनी बनाई बातें हैं, ये आई बाश होगा कि बड़े सोच समझ के किताब निकाली जा रही है, क्योंकि इनके खिलाफ एक मुकदमा भी चल रहा था कि कब इनको नागरिकता मिली, इस बात का मुद्दा उठाया गया था, और कब नागरिकता के बाद इनको पासपोर्ट मिला। अब ये ऐसी उम्र में पहुंच चुकी है, ऐसी स्टेज में पहुंच चुकी है कि तो भारत छोड़ ही नहीं सकती। जैसे कि एनी बेसेंट थी, वो भी आई थी, वो भी कांग्रेस में रही और महात्मा गांधी के साथ थी। तो ये सब समय चलता रहा है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब के साथ बात करके तो एक चीज बड़ी दिलचस्प बात निकल के आ रही है कि एक तरीके का यह नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है। उमेश चतुर्वेदी जी, 2014 में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार के पीछे 2G, कोयला आवंटन, कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों के आरोप मुख्य कारण बने। विश्लेषक के तौर पे आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या सोनिया गांधी की इन नीतिगत और प्रशासनिक विफलताओं की जिम्मेदारी कांग्रेस नेतृत्व पर लेगी या फिर गठबंधन के सहयोगी और जांच एजेंसियों के सिर पर इस किताब में ठीकरा फोड़ा जाएगा? अब देखिए ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि मैं सोनिया गांधी का इतना करीबी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि पूरी किताब में देखने वाली बात ये होगी कि क्या उन्होंने उन IAS ऑफिसर पुलकित चटर्जी का जिक्र किया है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में, संयुक्त सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय में पदस्थ थे। और कहा यह जाता है कि जो भी फाइल जिसका जिक्र एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने भी कुछ इशारे से किया है कि जो भी फाइल प्रधानमंत्री को प्रस्तुत होती थी तो पहले फाइल पुलकित चटर्जी के मार्फत वो सोनिया गांधी के यहाँ जाती थी और उसके बाद फैसले होते थे। और तो मुझे लगता है कि एक देखने वाली ये भी बात होगी कि अब उनका जिक्र है कि नहीं है, क्योंकि ये तो वेल नोन जिसको बोलते हैं, ये वेल नोन। पुलकित चटर्जी का क्या रोल और था जिसका नाम आप बार बार रिपीट कर रहे हैं उमेश जी?
क्या डिसीजन मेकिंग में उनका बड़ा रोल था? सोनिया गांधी उनके रिमोट कंट्रोल थी। बिल्कुल, सोनिया गांधी के एक तरह से वहाँ वो आप कह सकते हैं कि उनके एक तरह से वो प्रतिनिधि थे प्रधानमंत्री कार्यालय में। और दूसरी एक चीज और भी है, अर्जुन सिंह की पत्नी ने एक बार कहा था कि मैडम को क्या हो जाता अगर वो साहब को राष्ट्रपति बना देती। तो ये भी देखने की बात है कि जो अर्जुन सिंह उनके सबसे नजदीकी थे, जिसका अदीब साहब जिक्र कर रहे थे, और अदीब साहब को थोड़ा सा बता दीजिए, मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भी एक पत्रकार हूं। तो जो अर्जुन सिंह जी जो सोनिया गांधी को लेकर के विरोध हुआ था, विद्रोह हुआ था, एक तरह से उनको वो दिलाने में, एक तरह से ऑथेंटिसिटी दिलाने में कांग्रेस में अर्जुन सिंह की बड़ी भूमिका रही। अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी और इन लोगों ने मिल करके कांग्रेस में जो पीवी नरसिंह राव की अगुवाई वाली कांग्रेस थी, जो नरसिंह राव सरकार चला रहे थे, और एक तरह से उन्होंने सोनिया गांधी और उनके परिवार को किनारे कर दिया था, तो उससे विद्रोह किया था, तिवारी कांग्रेस बनाई थी। और जिसका आप जिक्र किए अभी अपनी भूमिका में कि सीताराम केसरी जी को आउट किया गया था, तो कहीं ना कहीं सोनिया जी को ऑथेंटिसिटी देने में, उनको कांग्रेस में फिर से स्थापित करने में अर्जुन सिंह ने बड़ी भूमिका निभाई थी। उमेश चतुर्वेदी जी, जो नाकामियों की बात की जा रही है, उमेश चतुर्वेदी जी, जो नाकामियों की बात की जा रही है, सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा है कि यह किताब उनके परिवार की मानवीय कमजोरियों का भी दस्तावेज है। बहुत बड़ा बयान है। वो मान रही है किताब आने से पहले कि वो अपने परिवार के कारण कई मामलों में समझौता की हैं। कह रही है मानवीय कमजोरियों का भी दस्तावेज है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इस संस्मरण का आना क्या कांग्रेस और विशेषकर राहुल गांधी के मौजूदा वैचारिक रुख को एक नई राजनीतिक मजबूती या सहानुभूति देगा, या फिर पुराने विवादों को फिर से हवा देकर विपक्ष को नए हथियार देगा, या तीसरी सबसे बड़ी संभावना प्रियंका गांधी को नया मंच मिलेगा? उमेश जी, अब प्रियंका गांधी को तो नया मंच अभी मिलने की संभावना नहीं है। राहुल गांधी ही लीड करते रहेंगे कांग्रेस को। हाँ, मैं इससे सहमति, मुझे लगता है आपने जो पूछा है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल जो जर्नी है उसको एक नए तरीके से स्थापित करने की इसमें कोशिश होगी। देखिए, साहित्य में आत्मकथाओं का महत्व ये है कि साहित्यकार आत्मकथा लिखते हैं तो उनसे उम्मीद की जाती है कि तो अपने जीवन का सच लाएंगे। राजनीति में भी यही उम्मीद की जाती है, और पश्चिम में खासतौर पर ब्रिटेन, अमेरिका में परंपरा रही है कि जब राजनेता अपने पद से हटता है तो अतीत की बातों को खोलता है जिनको दुनिया नहीं जानती है। भारत में ऐसा होगा ये हम उम्मीद तो कर सकते हैं, लेकिन ये भी सच है कि राहुल गांधी जो सोनिया गांधी के बेटे हैं, जो एक तरह से कांग्रेस के अघोषित अध्यक्ष हैं, उन्हीं का कांग्रेस पर कंट्रोल है, नियंत्रण है, और वो आज की सरकार के साथ रोजाना दो हाथ कर रहे हैं। तो जिस नैरेटिव के साथ आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि उसको स्थापित करने की कोशिश तो इस किताब में होगी ही। उनको एक नया बेस देने की कोशिश होगी, लेकिन मैं इसमें सहमत नहीं हूँ इससे कि प्रियंका गांधी को नया मंच मिलेगा। चलिए ठीक है, मंच। आप दोनों मेहमान बेहद गंभीर और बेहद अहम बातें बता रहे हैं। यानी आप दोनों की बातों को मिला के देखा जाए तो अब देश को तय करना है कि क्या यह संस्मरण सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर जवाबदेही के बिना ताकत चलाने के दौर का निष्पक्ष आत्ममंथन है, या फिर इतिहास के सबसे तीखे सवालों से बचकर एक नया सियासी नैरेटिव गढ़ने की सोची समझी कवायद। किताब के पन्नों में अपनी सुविधा अनुसार लिखा गया इतिहास चाहे जो दावा करे, लेकिन नरसिम्हा राव का अपमान, 10 जनपद का रिमोट कंट्रोल मॉडल और 2000 त्याग के पीछे की छुपी असलियत जैसे सवाल कभी भी पन्नों में दफ्न नहीं होते, जिसकी गवाही आज डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी दे रहे थे। इतिहास का अपना हिसाब, जब इतिहास अपना हिसाब मांगता है तो सियासत के बड़े से बड़े संस्मरण भी कटघरे में खड़े नजर आते हैं। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।